तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उन्हें ये डर है कि जो हाल मुख्तार अंसारी का हुआ है या फिर जो हाल अतीक अहमद का हुआ है, उनका और उनके भाई असदुद्दीन ओवैसी का हाल भी वैसा ही हो सकता है। उन्होंने कहा है कि हमें डर नहीं है, लेकिन देखो कैसे हालात हैं। हमें नहीं पता मेरी मौत कैसी होगी। क्या पता कि मुझे भी कोई जेल में जहर देकर मार डाले। क्या पता मुझे और असदुद्दीन ओवैसी को जेल में डालकर गोली मार दी जाएगी। नहीं मालूम, हमें कुछ भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या पता आगे क्या हालात आने वाले हैं। मैं ऐसा सपेरा हूँ कि जब बीन बजता है तो सांप मेरे इशारे पर नाचते हैं। मेरा नसीब है कि सांपों के बीच रहना पड़ता है, लेकिन हमें ये हुनर हासिल है कि हम पहचान लेते हैं कि कौन सा सांप ज़्यादा जहरीला है। खैर, ये पहला मौका है कि जब ओवैसी के भाई ने ये सब कहा है। लेकिन दोस्तों, आज मुझे आप ज़रूर बताइए कि जिन भाइयों पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम लगता है, क्या उनके साथ ऐसा हो सकता है? क्या उन्हें जेल में डालकर गोली मार दी जाएगी? आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा, ताकि आपको अपडेट खबरें मिलती रहें। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि अब केजरीवाल की किस्मत में जेल की रोटी और जेल की चक्की पीसना ही लिखा है, क्योंकि केजरीवाल को कल सुप्रीम कोर्ट ने से भी राहत नहीं मिली और सेशन कोर्ट ने भी उनकी रिमांड को बढ़ा दिया। लेकिन कल पंजाब के मुख्यमंत्री जब केजरीवाल से मिलकर आए तो उन्होंने कल खुलासे किए और ये बताया कि केजरीवाल को जेल में हार्डकोर क्रिमिनल्स और आतंकवादियों की तरह रखा जा रहा है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आतंकवादियों के साथ जेल में कैसा सलूक होता है। क्या जैसा बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में होता है ऐसा बर्ताव होता है, या फिर इससे भी ज़्यादा खतरनाक? खैर, आज आपको प्रोफेसर साईं बाबा की कहानी सुनाती हूँ। इससे आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि भगवंत मान ने केजरीवाल के बारे में जो दावा किया है वो अगर सच है तो फिर केजरीवाल के साथ जेल में कैसा सलूक किया जाता होगा। करीब 7 साल पहले 2017 में साईं बाबा नाम के एक प्रोफेसर को आतंक फैलाने की गतिविधियों में शामिल होने के जुर्म में जेल डाला गया था। उन्हें नागपुर की सेंट्रल जेल में रखा गया था। जब साईं बाबा बाहर आए तो उन्होंने ये बताया कि इन्हें अंडा सेल यानी जेल में रखा गया था। जब ये बाहर आए तो उन्होंने बताया कि अंडा सेल जेल के अंदर वो कमरा होता है जिसमें रोशनी नहीं होती, यानी इस कमरे में रहने वाले कैदी को दिन और रात का फर्क मालूम ही नहीं होता। इसमें रहने वाले ज़्यादातर कैदियों की मानसिक हालत खराब हो जाती है। आमतौर पर ये सेल आतंकवादियों के लिए ही बनाई जाती है, ताकि उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह काटा जा सके। अब जबकि भगवंत मान ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को भी आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि केजरीवाल को भी ऐसी ही किसी जेल में रखा गया होगा? तो दोस्तों, ये वही चंपू हैं जिन्होंने सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने की सुपारी ली थी। अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी गुजरात के भुज से हुई है, यानी इन्होंने मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की और फिर सीधे गुजरात निकल लिए। लेकिन मुंबई की क्राइम ब्रांच के हाथ भी इतने लंबे थे कि इन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ लिया। अब ये कह रहे हैं कि इन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ये ऑर्डर मिले थे कि इन्हें बांद्रा में सलमान खान के घर जाकर सिर्फ फायरिंग करनी है, ताकि सलमान खान के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत और डर पैदा किया जा सके। ये दोनों बिहार के रहने वाले हैं। हालांकि पुख्ता तौर पर इनकी उम्र का पता तो नहीं चला है, लेकिन देखने में ये लोग 25 से 30 के बीच की उम्र के ही लगते हैं। सोचिए, जिस देश में ये दावा किया जाता है कि वहाँ युवाओं के लिए ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस देश का युवा हाथ में गन थामे बैठा है और हमला करने की सुपारी लेता है, इसकी परवाह किए बगैर कि वो गिरफ्तार भी हो सकता है, उसे जेल भी हो सकती है। सोचिए, अब जबकि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है तो क्या ये दोनों जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं? यकीनन नहीं। हो सकता है कि इन्हें सालों जेल में रहना पड़े। सोचिए, बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर नौकरियां करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन अब बेरोजगारी का आलम यह है कि ये लोग सुपारी किलर भी बन गए हैं। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए, जब आपकी टीम 7 में से 6 मैच हार जाए तो फिर आंखें इसी तरह से नम होती हैं जैसे विराट कोहली की हुई हैं।
कल के मैच हालांकि उम्मीद कम ही थी कि कोहली की टीम आरसीबी हैदराबाद सनराइजर्स के दिए पहाड़ जैसे टारगेट को हासिल कर पाएगी, लेकिन जब 38 साल की उम्र में दिनेश कार्तिक पिच पर खेलने के लिए आए तो लगा कि इस मैच में एक और रिकॉर्ड बनेगा, और वो रिकॉर्ड ये होगा कि आरसीबी की टीम आईपीएल के सबसे बड़े लक्ष्य यानी 288 रनों का पीछा कर लेगी। लेकिन शायद ये पहाड़ इतना विशाल था कि दिनेश कार्तिक ने भी घुटने टेक दिए और आरसीबी को ये मैच 25 रनों से गंवाना पड़ा, और इसी हार के बाद कोहली की टीम पॉइंट्स टेबल पे सबसे निचले पायदान पर जा पहुंची। हालांकि एक तरफ गम था और दूसरी तरफ खुशियां भी थी। हैदराबाद सनराइजर्स ने अपने ही रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा और नया रिकॉर्ड आईपीएल के इतिहास में बनाया। ट्रेविस हेड ने शानदार सेंचुरी लगाई और उन्हीं की सेंचुरी की बदौलत हैदराबाद की टीम 287 रन बना सकी। वैसे एक और दिलचस्प स्टेटस आपको बताती हूँ। अब आईपीएल में 3 सबसे बड़े स्कोर 287, 277 और 272 हैदराबाद सनराइजर्स ने ही बनाए हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक इंटरव्यू की चर्चा कल से टीवी मीडिया पर बहुत ज़्यादा हो रही है। नोएडा के टीवी एंकर्स मोदी के कहे एक एक शब्द का विश्लेषण कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे राजनेता हैं जो वचन के पक्के हैं, यानी मोदी के लिए प्राण जो जा सकते हैं पर वचन नहीं जा सकते। मैंने भी 77 मिनट के इंटरव्यू में से कुछ हिस्सा निकाला है और मैं चाहती हूं कि आप मेरे किए गए विश्लेषण को भी सुने और अपनी राय दें। दरअसल कल पीएम मोदी ने ये बताया कि उनकी सरकार के पिछले 10 सालों में युवाओं के लिए रोजगार के बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पैदा हुई हैं, और आज हालात ये है कि रूस और इजराइल जैसे देश भारत के युवाओं को अपने देशों में नौकरियां दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी शख्स ने मोदी जी के सवाल तैयार किए थे उसने थोड़ा होमवर्क कम किया होगा, क्योंकि अगर वो थोड़ा होमवर्क करता तो मोदी जी को ये ज़रूर बताता कि रूस में जो भारतीय फौज में शामिल हुए हैं वो हर रोज़ ये वीडियोस मैसेज भेजते हैं कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें धोखे से रूस की सेना में शामिल किया गया है और उन्हें यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन मोदी जी के जवाब के स्क्रिप्ट लिखने वाले ने ये बात मिस कर दी और मोदी जी ने इसलिए बड़े फख्र से ये बात बोली कि आज भारत के नौजवानों को विदेशों में नौकरियां मिल रही हैं। वैसे सवाल ये होना चाहिए था कि देश के नौजवानों को नौकरियां दिलाने का जिम्मा मोदी जी का है या विदेशों का है। तो दोस्तों, दुबई में एक एजुकेशन फेयर लगने वाला है, उसकी तस्वीर कुछ इस तरह की होगी। अगले महीने लगने वाले इस फेयर में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ आपको अपने यहाँ पढ़ने का ऑफर देगी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हकीकत ये है कि इस एजुकेशन फेयर में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी अपने देश के बच्चों ने दिखाई है। जिन बच्चों ने इसी साल 12वीं पास की है वो हायर एजुकेशन दुबई और यूएई जैसे मुस्लिम देशों में पढ़ना चाहते हैं, और इसीलिए दुबई में अगले महीने जो एजुकेशन फेयर लगने वाला है वहाँ करीब 40 लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे जो करीब 1000 अलग अलग कोर्सेज में पढ़ने का ऑफर देंगे। अब सवाल ये है कि गल्फ कंट्रीज में लगने वाले इस एजुकेशन फेयर में भारतीय स्टूडेंट्स की इतनी दिलचस्पी क्यों है, और क्यों अपने इंडियन पेरेंट्स हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को दुबई, यूएई, शारजा भेजना चाहते हैं। तो फिर इसका जवाब ये है कि हो सकता है कि हमारे देश में मौजूदा सरकारें एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे रही हैं। वो अपनी चुनावी कैंपेनिंग में आपको ये तो बताती हैं कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया है, लेकिन वो आपको ये कभी नहीं बताएंगी कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया है। अगर आप गूगल करेंगे और ये जानेंगे कि पिछले 10 सालों में एजुकेशन के लिए सरकार ने कितना बजट रखा है, तो आपको पता चलेगा कि 2020 में एजुकेशन के लिए जो बजट 99,000 करोड़ रुपए का था वो 2024 में 73,000 करोड़ रुपए का है। यानी सरकार शिक्षा के मामले में रिवर्स में जा रही है, जबकि विदेशों में शिक्षा के मेले लगाए जा रहे हैं।